Hello students, welcome to my YouTube channel Connect with Hindi. This is शालिनी त्रिपाठी and आज हम लोग बड़े भाई साहब का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। ठीक है, तो लेखक बता रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा हुई उसी बीच में और जो उनके बड़े भैया थे वो अपनी कक्षा में फेल हो गए और जो लेखक था मुंशी प्रेमचंद जी वो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। ठीक है, उनके बीच में और उनके बड़े भैया के बीच में पहले 3 साल का अंतर था, लेकिन जब उनके बड़े भैया अपने कक्षा में फेल हो गए और मुंशी प्रेमचंद जी पास हो गए तो उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर बचा। ठीक है, जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि मेरे मन में आया कि मैं भाई साहब को आड़े हाथी लूं। ठीक है, अर्थात मैं उनसे सीधे जाके बोल दूं कि आपकी वह कड़ी तपस्या कहाँ हो गई। ठीक है, आपने जो इतनी कड़ी मेहनत की थी कक्षा में पास करने की वो कहाँ गई। मुझे देखिए मैं तो आराम से खेलता कूदता भी था, आनंद लेता था खेल का भी और कक्षा में प्रथम आया हूँ। ठीक है, आगे है कि लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। ठीक है, लेखक आगे बता रहे हैं कि जो मेरे बड़े भाई साहब थे वो इतने उदास थे, इतने दुखी थे कि उनको देखकर मेरे दिल में हमदर्दी हो गई। ठीक है, और मुझे उनके घाव पर नमक छिड़कना सही नहीं लगा, बल्कि मुझे ये बात कहना शर्मनाक लगा। ठीक है, आगे है कि हाँ अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। ठीक है, मैं उनसे भले नहीं कुछ कह पाया लेकिन मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो गया। ठीक है, और मेरा आत्मसम्मान भी बढ़ गया। ठीक है, आगे है कि भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि भैया का जो रौब रहता था मुझ पे हमेशा डांटने वाला वो अब नहीं था और मैं आजादी से पूरी स्वतंत्रता के साथ खेलता कूदता था क्योंकि मेरा दिल मजबूत हो चुका था। मैं तो अपनी कक्षा में पास हो गया था, अब कोई डर नहीं बचा था। ठीक है, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। ठीक है, लेखक कह रहे थे कि अगर भैया मुझे कुछ सुनाते मतलब उल्टी सीधी बातें कहते तो मैं उनसे सीधे कह देता कि आप तो इतनी कड़ी मेहनत करके इतनी कड़ी तपस्या करके कौन सा तीर मार लिया है। मुझे देखिए मैं तो खेल कूद भी रहा था और कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। ठीक है, आगे है कि जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। ठीक है, लेखक बता रहे हैं कि मैं मुंह से तो नहीं बोल पाता था लेकिन मेरे चलने के तरीके से, मेरे रहने के तरीके से ये साफ पता चल गया भाई साहब को कि मैं उनसे नहीं डर रहा हूँ। ठीक है, मेरा डर उनके लिए खत्म हो गया। ठीक है, आगे है कि भाई साहब ने इसे भाप लिया लेकिन उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। ठीक है, तो लेखक बता रहे हैं कि एक दिन जब मैं सुबह के समय गुल्ली डंडा खेलने चला गया और पूरा टाइम गुल्ली डंडा खेलने में लगा दिया। ठीक है, और जब मैं लास्ट में भोजन के लिए घर आया, ठीक है, तो भाई साहब बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा क्रोधित थे और उनका गुस्सा फिर मेरे ऊपर फूटा। वो मुझे सुनाने लगे कि तुम इस साल तो पास हो गए हो, इस साल तो तुम कक्षा में प्रथम प्राप्त कर ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर साल प्राप्त कर लोगे और जो तुम घमंड कर रहे हो तो घमंड बड़े बड़े लोगों का नहीं चलता तो तुम्हारा क्या चलेगा। ठीक है, कक्षा में प्राप्त करने का तुम्हें बहुत घमंड हो गया है तो ये घमंड नहीं चलने वाला। ठीक है, आगे है कि इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पड़ गए। ठीक है, उसके बाद जो लेखक के बड़े भैया हैं वो उदाहरण देके कह रहे थे कि तुम रावण को तो पढ़े ही होगे कि तुम ऐसे ही देख लिए, उसका कुछ उपदेश भी लिए कि ऐसे ही पढ़ते चले गए। ठीक है, आगे है कि महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास।
विकास। ठीक है, तो उनके बड़े भैया कह रहे हैं कि सिर्फ कोई परीक्षा पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात ये होती है कि तुम्हारे अंदर समझ कितनी है, तुम्हारे अंदर बुद्धि का विकास कितना है। ठीक है, आगे है कि जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। ठीक है, लेखक के बड़े भाई उनसे कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी पढ़ो तुम्हें उसका अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, उसको समझ के पढ़ो। तो आगे की लाइन है कि रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। ठीक है, तो लेखक के बड़े भाई बता रहे हैं कि रावण जो था वो पूरे भूमंडल का स्वामी था, अर्थात पूरे संसार का राजा था, और ऐसे राजा को लोग चक्रवर्ती कहते हैं। लेकिन वहीं पे देखो कि अंग्रेज जो हैं उनके भी राज्य का विस्तार बहुत दूर में फैला हुआ है, लेकिन इन्हें हम चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि संसार के बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जो अंग्रेजों की गुलामी को नहीं मानते हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। ठीक है, रावण एक चक्रवर्ती राजा थे और उनको संसार के सभी राजा जो थे, उनसे जो छोटे राजा थे उनको कर देते थे, अर्थात टैक्स देते थे। ठीक है, और बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? ठीक है, इतने सारे लोग उनके दास थे, देवता उनकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता तो उनके दास थे, लेकिन फिर भी उनका अंत बहुत बुरा हुआ। ठीक है, कैसे हुआ कि घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। ठीक है, रावण ने बहुत ज्यादा घमंड कर लिया तो उसका नाम ही मिट गया। ठीक है, उनके परिवार में कोई उनको एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा, अर्थात उनके परिवार का नाश हो गया। ठीक है, आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। ठीक है, तो लेखक के बड़े भैया कह रहे हैं कि आदमी जो चाहे वो कर ले, उसका जो मन करे, चाहे जितने बुरे कर्म कर ले, लेकिन वह कभी घमंड ना करे, कभी किसी बात पे घमंड ना करे, क्योंकि घमंड जो करेगा वो दीन और दुनिया अर्थात वो परिवार और दुनिया से दोनों से हाथ धो बैठेगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे एग्जाम्पल देते हैं कि शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। ठीक है, तो लेखक के भैया बता रहे हैं कि शैतान को भी इसी तरह का घमंड था कि मुझसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं ईश्वर का, और लास्ट में क्या हुआ कि वो स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। ठीक है, शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। शाहे रूम जो था उसको भी बहुत ज्यादा घमंड था, और उसका जो अंत हुआ वो कैसे हुआ कि वो भीख मांगता मांगता ही मर गया, पूरा जीवन वो भीख मांगने में ही बिता दिया। ठीक है, आगे की लाइन है कि तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। ठीक है, लेखक के बड़े भैया लेखक से कह रहे हैं कि अभी तो तुमने केवल एक अच्छा पास किया है और इतने में ही तुमको घमंड आ गया, तब तुम आगे पढ़ चुके। ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई अब हो चुकी जब तुम इतने में ही घमंडी आ गए। ठीक है, आगे है कि यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लगे। ठीक है, लेखक के बड़े भाई लेखक से कह रहे हैं कि तुम ये मान लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, बल्कि तुम्हारी किस्मत सही थी कि तुम पास हो गए हो। ठीक है, समझ गए आप। आगे है कि मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकता है, बार बार नहीं लग सकती है। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। ठीक है, तो लेखक के बड़े भाई लेखक से कह रहे हैं कि एक बार तुम पास हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार पास हो जाओगे बिना मेहनत किए। कभी कभी तो क्या होता है कि गुल्ली डंडे खेलने वाले भी उनका निशाना एक दो बार लग जाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो गए गुल्ली डंडा खेलने के। ठीक है, जब वो अच्छे खिलाड़ी तब होंगे जब उनका एक भी निशाना ना चुके, वो हर बार अच्छे से कर ले जाए। ठीक है, आगे है कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे
और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लेखक के बड़े भैया लेखक से कह रहे हैं कि तुम मेरे फेल होने पर इतना मत जाओ कि मैं फेल हो गया। जब तुम मेरी कक्षा में आओगे और तुमको मेरी इतना मेहनत करना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई क्या होती है। ठीक है, जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री को पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई क्या चीज होती है। ठीक है, आगे है कि बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में लिखा हुआ है, क्या याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। ठीक है, लेखक के बड़े भाई बता रहे हैं कि बादशाहों का जो नाम है वो याद करना बहुत कठिन है। 8 हेनरी हुए और कौन से हेनरी में कौन सा कांड हुआ ये भी याद करना पड़ता है। अगर तुम परीक्षा में हेनरी 7वें की जगह अगर हेनरी 8वां लिख दिए तो तुम्हारा सब नंबर कट जाएगा, तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर अर्थात तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। ठीक है, तो लेखक के बड़े भैया कह रहे हैं कि दर्जनों जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स हुए, कौड़ियों चार्ल्स हुए, इन सब के नाम सुन के ही चक्कर आने लगता है, जैसे लगता है कि आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, और मुझे लगता है कि इनके जो परिवार वाले थे उनको नाम बताना भी नहीं आता था, सही से नाम लिखना भी नहीं आता था। ठीक है, वो सबके पीछे सब दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। अगर वो मुझसे नाम पूछते तो मेरे पास 10 लाख नाम थे, मैं बता देता कि कौन सा नाम तुम रखो, इतना कठिन नाम रख रखे हैं। ठीक है, आगे है कि और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, और ज्योमेट्री को पढ़ना मतलब खुदा के शरण में जाना जैसा हो गया। ठीक है, आबाजा की जगह आजाबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आबाजा और आजाबा में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्या छात्रों का खून करते हो। ठीक है, तो लेखक के भैया कह रहे हैं कि अगर तुम आबाजा की जगह पे आजाबा लिख दिए तो तुम्हारे सारे नंबर कट जाएंगे। कोई परीक्षकों से नहीं पूछता कि तुम आखिर आबाजा और आजाबा में क्या फर्क निकालते हो, सब व्यर्थ की बातें हैं और इसके लिए तुम बच्चों को फेल क्यों कर रहे हो। ठीक है, उनका दिमाग क्यों चाट रहे हो। आगे है कि दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, और आखिर इन बेसिर पैरों की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि तुम चाहे दाल भात रोटी खाओ या फिर भात दाल रोटी खाओ, दोनों बात तो सेम ही है, लेकिन इन परीक्षकों को इससे क्या मतलब है, वो तो वही देख रहे हैं जो पुस्तक में लिखा है और ये चाहते हैं कि जो छात्र है वो एक एक अक्षर रट डालें। ठीक है, वो एकदम से रट डालें और इसे रटने को ये लोग शिक्षा का नाम दे दिए। ठीक है, और बिन फालतू की बातों को पढ़ने से क्या फायदा है, मुझे तो नहीं लगता कि इससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा है। आगे कहते हैं कि इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। ठीक है, लेखक के बड़े भैया कह रहे हैं कि लिखा होता है कि इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा, लेकिन इसका क्या अर्थ है, ये तो सिर्फ गणित में काम आएगा। दुगना नहीं चौगुना हो जाए तो इसका क्या अर्थ है, परीक्षा में पास होना है तो अब ये सब खुराफात तो याद ही करना होगा। ठीक है, ये भी वो खुद ही बता रहे हैं कि अगर पास होना है तो खुराफात तो याद ही करना पड़ेगा, जबकि उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे। ठीक है, लेखक के बड़े भाई कह रहे हैं कि ऐसे बोल देंगे कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो और जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप क्या करोगे कि परीक्षा हॉल में बैठोगे, सामने कॉपी खोलोगे, कलम हाथ में लोगे और रोगे उसी नाम को ले लेके। अब ये किसको नहीं पता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है, जीवन में अगर इंसान इसको अपना ले तो वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस छोटी सी बात के लिए वो इतना बड़ा बोलते हैं। ठीक है, आगे है कि जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की
जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, या तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। ठीक है, तो लेखक के बड़े भैया कह रहे हैं कि जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसको 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत है। मैं तो इसको समय की व्यर्थता कहता हूँ। ये लोग समय का उपयोग बता रहे हैं, लेकिन मैं इसको समय का दुरुपयोग कह रहा हूँ, क्योंकि जो बात आप छोटी सी पेज में लिख सकते हो, कुछ ही पन्नों में लिख सकते हो, उसको ज्यादा पेज में लिखने की क्या जरूरत है। ये तो समय का बर्बादी हो गया। ठीक है, आगे है कि हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। ठीक है, लेखक के बड़े भाई कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी कहना हो आदमी जल्दी से कह दे, ज्यादा टाइम ना ले। ठीक है, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। ठीक है, तो लेखक के बड़े भैया कह रहे हैं कि अनर्थ तब होता छात्रों के साथ जब ये लोग ये भी लिख देते कि संक्षेप में लिखो। ठीक है, और ये भी बता देते कि 4 पन्ने में लिखो। अब आप सोचो कि जब ये संक्षेप में बता रहे हैं कि 4 पन्ने में लिखो, तो अगर ये बड़ा में बताते तो कितना में बताते। ठीक है, तो ये अनर्थ तो ही है। आगे कहते हैं कि तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं। ये परीक्षक जो है ये भी कहते हैं कि तेज दौड़ो और कहते हैं धीरे धीरे, मतलब ज्यादा भी लिखो और कम भी। तो ये उल्टी बात है, बिल्कुल सीधी बात नहीं है। ठीक है, आगे है कि बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। ठीक है, लेखक बता रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी ये समझ होती है, लेकिन जो ये अध्यापक है इनको थोड़ी भी समझ नहीं है। बिल्कुल वाहियात बातें करते हैं और उसके बाद भी क्या दावा करते हैं कि हम टीचर हैं, हम अध्यापक हैं। ठीक है, जबकि इनको कोई समझ नहीं है। की लाइन है कि मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं पछताएगा। ठीक है, तो लेखक के बड़े भैया लेखक से कह रहे हैं कि तुम जब मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अभी तो तुम कक्षा में प्रथम आ गए तो जो तुम्हारा पैर है वो जमीन पर नहीं रुक रहा, अर्थात तुम्हें घमंड हो गया है। तो इसलिए मेरा कहना मानो, मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है इस संसार का, मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं ये सारी चीजें देख चुका हूँ। तो तुम मेरी बात को गांठ बांध के रख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है, आगे है कि स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने या उपदेश माला कब समाप्त होती। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि स्कूल का समय आ गया था, नहीं तो भैया कब तक सुनाते हैं ये पता नहीं था, वो मुझे उल्टी सीधी ऐसे सुनाते ही रहते। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि जो मैं खाना खा रहा था वो मुझे बिल्कुल बिना स्वाद के लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया हूँ तब भी मुझे बड़े भैया इतना सुना रहे हैं, और अगर मैं फेल हो जाता तो ये मुझे कितना सुनाते, शायद ये मेरी जान भी ले लेते। ठीक है, आगे है कि भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। ठीक है, भाई साहब ने जो अपना बताया कि मुझे कितना पढ़ना होता है इस कक्षा में, उससे मुझे डर लगने लगा था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि सिर्फ इतना अच्छा हुआ कि मैं स्कूल से घर नहीं भागा, वरना मैं भाग जाता। लेकिन इतना सब कुछ बड़े भैया सुनाए, लेकिन फिर भी मेरी पुस्तकों को पढ़ने की रुचि नहीं हुई। ठीक है, मैं फिर भी पुस्तकों से दूर रहता गया। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। कह रहे हैं कि खेल कूद वाला जो अवसर था मैं कभी नहीं गवाता, मैं हमेशा खेलने कूदते जाता था, मुझे उनकी बातों का ये असर नहीं पड़ा ज्यादा। ठीक है, मैं बिल्कुल भी बुक नहीं उठाता था, पढ़ता भी मगर बहुत कम, और अगर कभी पढ़ भी लेता तो बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना हो डाल पड़े। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि बस मैं उतना ही पढ़ता कि मुझे क्लास में बेइज्जती ना सहनी पड़े कक्षा में, और मैं कक्षा में पास हो जाऊं। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन जीने लगा। ठीक है,
तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर विश्वास हो गया था कि मैं बिना पढ़े भी पास हो सकता हूँ, लेकिन भैया की बातों ने वो भी गायब कर दिया। ठीक है, और फिर मैं क्या हुआ कि भैया से डर डर कर जीवन जीने लगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू।